बच्चों, ज्ञानदीप के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 9 में विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, साइंस, जिसमें कि हमारा पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ हमने पढ़ा था, ठीक है ना। और हमने जाना था कि किस तरीके से हमारे आसपास के पदार्थ हम उनके बारे में समझ रहे थे। थोड़ा सा रिकैप में लेके चलता हूँ कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले भाग में हम क्या पढ़ रहे थे, हम चेंज ऑफ स्टेट, यानी एक स्टेट दूसरे स्टेट में जब चेंज होती है, यानी जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं जब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाती है, तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसपे वो चीज डिपेंड करती है। जैसे कि हम अभी तक हमने पढ़ा था टेम्परेचर के ऊपर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कम या ज्यादा करने से क्या होता है कि किसी जो स्टेट है उसमें परिवर्तन आता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सॉलिड से वो लिक्विड में चले जाती थी, जिसमें हमने देखा था फ्यूजन होता है, सॉलिड का फ्यूजन हो जाता था लिक्विड में। हमने वहाँ पे देखा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास टर्म आई थी, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक आया था कि गलनांक क्या होता है कि ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, आपका गलनांक कहलाता है ना। इसी चीज इसके संदर्भ में हम पढ़ रहे थे और हमने पढ़ी थी इन सारी चीजों को। आज उसी से आगे चलते हुए हम अगली जो स्टेट है, वाटर से वेपर में चेंज होना, किस तरीके से वाटर से वेपर में चेंज होते हैं, आज हम उसके बारे में समझने जा रहे हैं। तो स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों और उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पिछले वाली एक एक्टिविटी में हमने एक बीकर में आइस ली थी और उस आइस को हमने क्या किया था, बर्नर के द्वारा नीचे से उसको हीट प्रोवाइड की थी। वो आइस क्या हुई, धीरे से मेल्ट हुई और मेल्ट होने के बाद फिर इस तरीके से मेल्ट होने के बाद जो वो ठोस अवस्था में थी, सॉलिड अवस्था में थी, वो कन्वर्ट हो गई, है ना। ठोस अवस्था में थी, सॉलिड अवस्था में थी, वो आपकी क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, है ना। इस तरीके से बच्चों आपका ये चीज हुआ, ठीक। अभी हमने उसी से संदर्भ में आगे चलते हुए एक और एक्टिविटी हमने करी। हमने एक बीकर में, एक आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे, हमने एक बीकर में हमने क्या किया है, हमने वाटर लिया, ठीक है ना। और उस बीकर में हमने एक थर्मोमीटर भी पुट किया हुआ है, हमने ग्लास रॉड भी रखी है और नीचे से हमने बर्नर के द्वारा उसको हम हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। बर्नर के द्वारा उसको हम हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा सब करने पे होता क्या है, क्या जब जो वाटर है, इस तरीके से हमने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करी, है ना। थर्मोमीटर को हम देखते गए कि वाटर हुआ क्या, धीरे धीरे वेपराइज हो गया। ये आप घरों में भी करते हैं। घरों में आप एक पतीले में अगर गैस के ऊपर पानी रखें, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है ना। अगर आप उसके ऊपर कोई प्लेट रख दें और उस प्लेट जब वो पूरा, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो पूरा का पूरा वाटर बॉयल होके उस प्लेट के जो नीचे वाला सरफेस होता है वहां पे चिपक जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, यानी सारा का सारा जो पानी है वो वेपर की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में उड़ के ऊपर चले गया, भाप की फॉर्म में ऊपर चले गया, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हम सप्लाई देते हैं हीट एनर्जी वाटर को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा देते हैं, ठीक है ना। जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। जिससे जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, स्टार्ट करने लगते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल वाइब्रेट करने लग जाते हैं, स्टार्ट करने लग जाते हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कि जो पार्टिकल्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ के पूरे का पूरा फ्री हो जाते हैं और आपका जो लिक्विड है वो स्टार्ट होने लगता है, गैस में बदलने लगता है। जो लिक्विड है वो किस में बदलने लगता है, गैस में, है ना। भाई लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स ठोस के मॉलिक्यूल से थोड़ा ज्यादा दूरी पे रहते हैं। अगर उनको गैस में परिवर्तन होना है तो कुछ ऐसी एनर्जी उनको देनी पड़ेगी ताकि जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो और दूर हो जाए, यानी उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाए, और कम हो जाए, वो और ब्रेक हो जाए, वो और ब्रेक होके उसको तोड़ के और दूर चले जाए। जब वो और दूर चले जाएंगे तो उस वजह से क्या होगा, वो फाइनली जो आपकी गैसेस स्टेट है उसको क्या कर पाएंगे, अटेन कर पाएंगे। जो फाइनली उनकी गैसेस स्टेट है ना, जो उनकी गैसेस स्टेट होती है उसको क्या कर पाते हैं, अटेन कर पाते हैं।
ठीक है ना। इसी से हमारे पास एक टर्म निकलती है जिसको हम कहते हैं क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या कहते हैं? क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको? क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है ना। तो बॉइलिंग एक आपका क्या है? बल्क फिनोमेना है। बॉइलिंग क्या है? बल्क फिनोमेना। यानी हम देखते हैं जो लिक्विड में पार्टिकल्स क्या है? बल्क में बहुत ज्यादा है। लिक्विड में पार्टिकल्स क्या है? बल्क में है। तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? क्वथनांक होता क्या है? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? आपका क्वथनांक कहते हैं यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और जल का जो क्वथनांक है, आपका वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास 373 केल्विन होता है। क्या होता है? 373 केल्विन। और जनरली आपने इसको सेल्सियस में देखा है, वो 100 डिग्री सेल्सियस। आप सभी को पता है कि जो वाटर है वो बॉयल किस टेम्परेचर पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बॉयल होता है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरीके से अलग अलग आपके पास सॉल्वेंट है। लिक्विड स्टेट में जो भी द्रव्य अवस्था में जो भी चीजें रहती हैं उनका एक अपना बॉइलिंग पॉइंट है। कोई आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल होगा, कोई आपके पास 150 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल होगा, कोई आपका अलग अलग टेम्परेचर में क्या होने लगता है? बॉयल होने लगता है। कोई आपका 170 डिग्री में बॉयल होने लगेगा, कोई अलग अलग डिग्री में बॉयल होने लगेगा। तो इस तरीके से ये इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होने लगता है? चेंज होने लगता है। इस तरीके से अलग अलग का अपना बॉइलिंग पॉइंट है। वो बॉइलिंग पॉइंट वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो सॉल्वेंट के बीच का, जैसे हमने बात की थी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बताता है। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो ब्रेक करने की स्ट्रेंथ है उसको बताएगा कि उनके पास कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है कि हम जो उसको हीट कर रहे हैं और वो जैसे हम उसे हीट करेंगे तो ही तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो बॉयल होके वो इवेंचुअली भाप में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जिसका जितना सामर्थ्य है उसका उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर है 100 डिग्री में बॉयल हो रहा है, कुछ ऐसा सब्सटेंस है, अल्कोहल है सपोज करके, वो आगे किसी और टेम्परेचर में बॉयल हो रहा है, तो वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी लिक्विड पे डिपेंड करेगा कि वो किस टेम्परेचर पे बॉयल होना चाहता है। जिस टेम्परेचर में बॉयल होगा उसी टेम्परेचर में उसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ब्रेक हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा और दूर चले जाएंगे, है ना। मॉलिक्यूल थोड़े से और दूर चले जाएंगे, तो ये इसका क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब होता क्या है कि जब हम बॉईल करते हैं, जब हमने टेम्परेचर नोट किया था पूरी एक्टिविटी के दौरान, हमने थर्मोमीटर में पूरी एक्टिविटी के दौरान हमने थर्मोमीटर पुट करके रखा और वाटर जब इवेंचुअली गैस में कन्वर्ट हुआ तो हमने देखा टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आया। थर्मोमीटर में टेम्परेचर रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया। जितने टेम्परेचर में वाटर था उतने ही टेम्परेचर में बॉईल होके वो गैसेस फेस में बदल गया, यानी भाप में बदल गया। तो जब ऐसा हुआ तो जो हमने हीट सप्लाई कर रहे थे नीचे से हम जब हीट सप्लाई कर रहे थे तो वो हीट गई कहाँ आपकी? वो हीट गई कहाँ, है ना। वो हीट आपकी गई कहाँ। तो उसी से एक टर्म हुई जिसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है।
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपर। जैसे कि आप देखा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, इसी तरीके से आपके पास क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है ना। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जब हमने उसको हीट किया, तो वो जो हीट थी वो हिडन हो गई, छुप गई। लेटेंट का मतलब मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था, लेटेंट जो प्रेजेंट तो होता है लेकिन विजिबल नहीं है। वहां पे प्रेजेंट होगा लेकिन दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है। तो जो हमने हीट सप्लाई करते हैं वो होती क्या है? उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के काम आती है, उसको ब्रेक करने के काम आती है। तो होता क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती क्या है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव्य को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी क्या कहते हैं कि बॉइलिंग किसी भी सब्सटेंस को या उसके बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 किलो द्रव्य को जितनी हीट की आवश्यकता है वो क्या कहलाती है? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। क्या कहलाती है? उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहला रही है ना। सभी को इतना समझ में आ रहा होगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, यानी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its melting point is known as, at its boiling point is known as its latent heat of vaporization। वो उसकी क्या कहलाती है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। इतना सभी को समझ में आया होगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है क्या। तो इस तरीके से हमने देखा कि 373 केल्विन पर भाप के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। यानी 373 केल्विन पे ही जो वेपर के कण है यानी भाप के कण है, और उसी तापमान पर जो वाटर के कण है, वाटर के पार्टिकल्स है, उनमें जो भाप के कणों की ऊर्जा है सेम तापमान पे वाटर के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा यानी अधिक एनर्जी है उनपे। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा था कि जो सॉलिड जो लिक्विड के वो थे, है ना, जो आपके लिक्विड के वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके पास ज्यादा एनर्जी थी एज कंपेयर टू सॉलिड के पार्टिकल एट सेम टेम्परेचर। इसी तरीके से अभी भी 373 केल्विन पर गैस के जो पार्टिकल्स हैं दे हैव मोर एनर्जी सेव एट सेम टेम्परेचर दैट ऑफ वाटर, है ना, दैट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो ऐसा क्यों, है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम के, यानी जो भाप के पार्टिकल्स हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है। किस फॉर्म में? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में, जो कि आपके उसमें नहीं है, जो कि आपके वाटर में उन्होंने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब नहीं किया है, जिस वजह से वाटर के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है, और जो स्टीम है यानी भाप है उन्होंने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब की है। तो उस वजह से उनके पास ज्यादा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तभी तो वो, जब उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उसी कारण तो वो क्या हुए, गैसेस स्टेट में आ पाए, है ना, गैसेस स्टेट में आ पाए। तो ऐसा इसी कारण हुआ है ना। ऐसा किस कारण हुआ है? ऐसा इस कारण हुआ है। इतना सभी को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना, इतना सभी को मेरे ख्याल से समझ में आया। तो एक आप यहाँ पे एक फ्लो चार्ट देख पा रहे हैं, जैसे कि हमने सॉलिड को, ठोस को हमने हीट करा तो हमें लिक्विड प्राप्त हुआ, लिक्विड को हमने हीट करा तो हमने गैसेस स्टेट प्राप्त हुई। आप गैस को कूल करेंगे तो आपको क्या मिलता है? लिक्विड मिलता है, और लिक्विड को आप और कूल करें तो आप सॉलिड मिलता है ना। जैसे कि सॉलिड में आइस है, इसको आप क्या करेंगे? हीट करेंगे। आइस को आप हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वाटर मिल जाएगा। वाटर को आप हीट करेंगे, है ना, ये डेल्टा हीट का साइन होता है, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्टीम मिल जाएगी। जो वेपर है आपको स्टीम मिल जाएगी, वेपर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे आपको? वेपर मिल जाएंगे, स्टीम मिल जाएंगे।
ठीक है ना, वेपर मिल जाएंगे, स्टीम मिल जाएंगे, स्टीम आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसी तरीके से आप देखेंगे जो स्टीम है, स्टीम को आप क्या करें, स्टीम को आप कूल करें, स्टीम को कूल करने पे आपको वाटर मिल जाएगा, ठीक है ना, और वाटर को आप और ठंडा रखें, कूल करें, फ्रिज में रख दें, आपको वापस से आइस मिल जाएगी। तो ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट है। इस तरीके से एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट में इजिली पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में इजिली पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। इतना सभी को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि ये होता क्या है, ठीक है ना, ये सभी को समझ में आया होगा ये होता क्या है। आगे चलते हैं, इसी से आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमने पढ़ा अभी तक वो क्या था, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतना सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो भी सब्सटेंस हमारे आसपास वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं जब हम क्या करते हैं, उनको हीट देते हैं। कोई भी सब्सटेंस एक स्टेट से चेंज होके दूसरे स्टेट में जा रहा है जब हम उनको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या हीट के अलावा और भी ऐसे, हीट के अलावा क्या हीट के अलावा और भी ऐसे ऐसे चीजें हैं, है ना, हीट के अलावा और भी क्या ऐसी चीजें हैं जिनके कारण ऐसा पॉसिबल हो पाता है, ठीक है ना। हीट के अलावा क्या और भी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण ऐसा पॉसिबल होता है कि नहीं होता। तो हम उसी से आगे चलते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं और एक्टिविटी के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, एक हमने, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमने एक चाइना डिश ली है। उस चाइना डिश में हमने थोड़ा सा क्या किया है, उस चाइना डिश में हमने थोड़ा सा कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड हमने लिया है। चाइना डिश में हमने थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड या हम कैम्फर ले सकते हैं। नीचे से हम उसको क्या करते हैं, हम उसको हीट करने लगते हैं, है ना, उसको क्रश करके हम चाइना डिश में लेते हैं हम नीचे, और हमने उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल ले रखी है। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं चाइना डिश है, चाइना डिश पे आपने क्या किया हुआ, अमोनियम क्लोराइड का जो सॉलिड फॉर्म होती है वो लिया, उसको थोड़ा क्रश, उसको थोड़ा सा पीस के लिया है। ऊपर से आपने उसके ऊपर एक फनल रख दी, है ना, फनल के ऊपर वाले पार्ट में आपने कॉटन प्लग लगा रखी है, ताकि कॉटन प्लग आपने लगा रखी है। होता क्या है कि जब आप कॉटन प्लग लगाते हैं और आप क्या करते हैं, फनल को स्टीम करने लगते हैं, नीचे से आप बर्नर की सहायता से नीचे से उसको हीट करने लगते हैं। होता क्या है ना, तो आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे जब आप उसको स्लोली हीट करते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स हैं वो उड़ के उस फनल के साइड में क्या होने लग जाते हैं, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर चिपक जाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से अमोनियम क्लोराइड, ये क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड के क्या आ गया आपके पास, इस तरीके से वेपर उड़ के अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर फनल के ऊपर चिपक गया, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा था, हमने एक स्टेट सॉलिड ली, उसको हमने चेंज किया लिक्विड में, फिर लिक्विड को हमने चेंज किया था गैस में, लिक्विड को हमने चेंज किया था गैस में। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है ना, आपके पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड। जो अमोनियम क्लोराइड है वो आपका सॉलिड स्टेट में है, और अमोनियम क्लोराइड यानी ठोस अवस्था में है, वो चेंज हो गया डायरेक्टली अमोनियम क्लोराइड के वेपर में, अमोनियम क्लोराइड के वेपर में चेंज हो गया, यानी गैसियस फॉर्म में चले गया, है ना, गैस अवस्था में चले गया, गैसियस फॉर्म में चले गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं डायरेक्टली आप सॉलिड से किस में चले गए, गैस में चले गए। आप बीच वाली स्टेज को आपने छोड़ के डायरेक्टली आप गैसेस से कहाँ चले गए, आप सॉरी लिक्विड स्टेट को आपने छोड़ के सॉलिड से डायरेक्टली आप गैसेस स्टेट में चले गए। उसी से एक टर्म निकली है सब्लिमेशन। क्या निकली है, सब्लिमेशन, ठीक है ना, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन देखिए, सब्लिमेशन क्या होता है कि द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है ना।
द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कह रहे हैं, उद्भवपातन कह रहे हैं। उद्भवपातन क्या है? उद्भवपातन कि आप डायरेक्टली सॉलिड से किस में चले जाए? गैस में चले जाए, इसे आप सब्लिमेशन कहते हैं। आप बीच में लिक्विड अवस्था में नहीं आए। जो अमोनियम क्लोराइड था वो सॉलिड फॉर्म में था, और डायरेक्टली आप किस में चले गए? गैस वाले में चले गए। सपोज जैसे कि आपके पास कोई आइस है, वो सॉलिड फॉर्म में है, अब आप उसको हीट करो, वो डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो वहां से हम क्या डिनोट करेंगे? वहां से हम ये डिनोट करेंगे कि वहां से हमें ये डिनोट करना पड़ेगा कि यहाँ पे हुआ क्या है? सब्लिमेशन हुआ, सबलाइम बना है। सब्लिमेशन का मतलब ही ये होता है ना? सब्लिमेशन का मतलब ही ये है। इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब है क्या, सब्लिमेशन का मतलब है क्या? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसको क्या कहते हैं हम? सब्लिमेशन कहते हैं। इसी का एक इनवर्स प्रोसेस है, इसी का एक इनवर्स प्रोसेस है। क्या होता है वो? निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेपण, यानी डिपोजिशन। डिपोजिशन होता क्या है आपका? गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निक्षेपण कहा जाता है, यानी डिपोजिशन कहा जाता है ना? ठीक है ना? तो अभी आपने समझा सॉलिड से आप डायरेक्टली अगर गैस में जाएं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन कहा जाता है। और गैस से सॉलिड में आने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है ना? ये बच्चों आपके पास दो आपने अभी नई टर्म पढ़ी, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड से गैस में जाना, और गैस से सॉलिड में आना क्या कहलाता है आपका? डिपोजिशन कहलाता है। ठीक है? इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा कि ये है क्या। ठीक, तो आपने ये चीज की। ठीक है ना? इसके अगले वाले भाग में हम क्या पढ़ेंगे? इसके अगले वाले भाग में हम ये पढ़ेंगे कि अभी तक हम सारी चीजों को हीट कर रहे हैं। तो बच्चों अभी तक आपने इतना समझा कि किस तरीके से हीट के कारण ये सारी प्रक्रिया होती है। आपने सब्लिमेशन पढ़ा, डिपोजिशन पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में समझा। आई होप सभी को इतना समझ में आया होगा कि किस किस तरीके से आपने ये चीजें देखी। इसके अगले भाग में हम ये देखेंगे कि इससे आगे चलते हुए क्या सिर्फ हीट ही ऐसा फैक्टर है जिसके कारण, टेम्परेचर के कारण ही ऐसा होता है स्टेट को चेंज करने में, या फिर और भी कई कारण आते हैं। आई होप सभी को इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।